कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर तक कर चुके हैं, और नोमेनक्लेचर में जिसको जो डाउट आ रहा है प्लीज टेक्स्ट मी पर्सनली। आप जिस भी कॉम्प्लेक्स की नेमिंग आपको समझ में ना आए, या फिर आप चाहते हो कि ये मुझे नहीं पता चल रहा, वट एवर इट कैन बी, you can text me personally and you should text me, okay? So next topic is isomerism is not in this syllabus. So next topic is bonding in coordination compound. कैसे हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। इसके लिए कई सारी थ्योरी हैं, लाइक पहले है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़नी है, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगी, एलएफटी वगैरह आपके पास इतनी नहीं है, एमओटी है, देयर सो मेनी थ्योरी, ठीक है। आपके पास सीएफटी तक है, ठीक है। लाइगेंड फील्ड थ्योरी नहीं होगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी नहीं होगी, होप सो। तो पहले मैं बीबीटी कर लेती हूँ, ठीक है। बीबीटी में क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेस्ड होती है कि जनरली जब भी मेटल मान लो लाइगेंड से बॉन्ड बनाता है ना, बॉन्डिंग में मैंने बताया है कि एटम क्या यूज करता है, अपनी ऑर्बिटल्स यूज करता है ना, अपनी ऑर्बिटल्स यूज करता है। और अपनी ऑर्बिटल्स, एक एटम की ऑर्बिटल जब दूसरे एटम की ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करती है तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ज्यादातर जो सेंट्रल मैटम होती है वो ट्रांजिशन मेटल है ना, ये ट्रांजिशन मेटल ही है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल मतलब उनके पास कहीं ना कहीं पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगी, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है अगर जो आपका मेटल है वो अगर मेटल आपका n-1 d ऑर्बिटल ns और np ऑर्बिटल यूज करता है। n-1 d का क्या मतलब है, देखो ये देखो n-1 d मान लो 3d है, 3d उसकी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये मान लो ये n-1 d है, n-1 d है, ओके। तो वो आप ns और np कौन सी यूज कर सकता है, 4s और 4p, क्योंकि यही उसके पास क्या होंगे, वैकेंट होंगे, ठीक है। 3d मान लो क्रोमियम ही है, सपोज करो क्रोमियम है आपका, क्रोमियम है 3d कितना है उसका, 3d 5 4s1, 3d 5 4s1, ठीक है। एटॉमिक नंबर 24, 3d 5 4s1, ये है आपका, ठीक है। 1 2 3 4 5 है ना। इसने क्या यूज करी, 3d यूज करी और 4s यूज करी बॉन्डिंग के लिए। अगर सपोज करो मान लो जैसे आपका कॉपर है, कॉपर के पास क्या होता है 3d10, या फिर मैं कोबाल्ट लेती हूँ, कॉपर छोड़ो तुम, कोबाल्ट लेती हूँ। कोबाल्ट है आपके पास 27 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d7 4s2, 1 2 3 4 5, पहले सिंगली फिल्ड करना है, फिर उसके बाद पेयरिंग करानी होती है, 6 और फिर होता है 7th इलेक्ट्रॉन, ऐसे आता है, ठीक है। अब 4s में तो 2 है, 3d7 4s2, तो इसमें 2 रख दो, ठीक है। अगर इसको देखो अपनी बॉन्डिंग को फर्दर एक्सपैंड करना है, ज्यादा बॉन्ड बनाने हैं मान लो, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी आगे की ऑर्बिटल भी ये यूटिलाइज कर सकता है। मतलब कौन कौन सी यूज कर सकता है, 4p है ना, 4p यूटिलाइज कर सकता है, ओके। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पे एक्साइट कर दिया, है ना, या फिर कंप्लीट डोनेशन है तो एम्प्टी 4p भी ऑर्बिटल वो यूज कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेटल एटम आपका n-1 d यूज कर रहा है और ns और np यूज कर रहा है, मतलब जो d है वो एक कम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और s और p वाली एक ज्यादा है, ठीक है। जैसे 3d 4s एंड 4p, या तो एक या ये कर रहा है, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि उसने क्या यूज किया, उसने यूज किया nd, ns और np, इधर ही दिखा देती हूँ क्या लिखना बार बार, ठीक है। एक तो हो गया n-1 np और ns nd ns np और nd, मतलब तीनों जो spd हैं उनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम हो। दो तरह की पॉसिबिलिटी है, या तो हो सकता है d जो है उसका एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक कम हो s और p से, या फिर तीनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, ठीक है। और जनरली एटम क्या करते हैं, बॉन्डिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना, सो दैट की ओवरलैपिंग अच्छी हो सके। तो या तो पॉसिबिलिटी है कि ये तीन ऑर्बिटल ओवरलैप करें आपस में, है ना, हाइब्रिडाइज करके, या फिर ये तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करें, है ना। तो इसके बेस पर दो तरह के कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं,
ठीक है। बीबीटी बताती है इसके बेस पर दो तरह के कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, ठीक है। और वो मैं बताऊंगी कौन कौन से बनेंगे। पहले मैं आपको बता दूं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से क्या शेप आएगी, ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब डी यूज नहीं किया, एस और पी यूज किया है, तो टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अगर एक डी यूज करी है, एक एस यूज करी है, दो पी यूज करी है, 1D 1S एंड 2P DSP2, देन होगी स्क्वायर प्लेनर। ये शेप आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। DSP2 के लिए कौन सी शेप है, sp3 के लिए कौन सी शेप है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। DSP2 के लिए स्क्वायर प्लेनर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, sp3D, ठीक है। sp3D S यूज करी, 3P यूज करी, फिर उसके बाद D यूज करी, ठीक है। NS NP ND, ठीक है। यहाँ पर कौन सी D होगी, ये जो पहले वाली D होती है वो ये होती है n-1D, ठीक है। n-1D, ये NS होगा, ये NP होगा। जो D पहले लिखी होती है ना वो n-1 है, जो D बाद में लिखी होती है, जैसे इसमें D बाद में लिखा हुआ है, ये कौन से वाला सेट है, NS NP और ND वाला। मतलब यहाँ पे तीनों जो है ऑर्बिटल उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा। यहाँ पर D का कम होगा, S और P से एक कम होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ नहीं है, n की वैल्यू है, ठीक है, जो n आपको नंबर ऑफ शेल बताता है। उसके बाद नेक्स्ट इज जो sp3d2, ठीक है। इसमें भी d बाद में लिखा है ना, तो मतलब कौन सा यूज होगा, nd यूज होगा, ns np nd, ठीक है। तीनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा और शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। अगर d2sp3 भी होता है, d2 मतलब ये d पहले लिखा है तो कौन सी यूज हो रही है, n-1d यूज होगी, और ns np होगा तो भी ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। तो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन याद कर लो और उसमें ये भी देख लो कौन से में n-1d है, कौन से में nd है, ठीक है, ओके। जो पहले लिखा है अगर d किसी में तो n-1d है, अगर d बाद में लिख रखा है, जैसे sp3d में लास्ट में लिखा है, sp3d2 में लास्ट में लिखा है, तो ये nd है, ओके। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब मेटल के साथ कितने एटम सबसे ज्यादा नियरेस्ट डिस्टेंस पर है। यहाँ पर sp3 में 4 होंगे, स्क्वायर प्लेनर में भी 4 होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ट्राइंगल बाइपिरामिडल में होते हैं 5 एंड ऑक्टाहेड्रल में होते हैं 6, ठीक है। चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, शेप ऑक्टाहेड्रल रहती है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 ही रहता है, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पर इन्होंने कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन दिखाई है अकॉर्डिंग टू बीबीटी। कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको बताती हूँ, हेक्सामाइन कोबाल्ट, और ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 3 है ना, तो रोमन में क्या लिख दोगे, पैरेंथेसिस में रोमन में 3 लिख दोगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर भी साथ साथ रिवाइज करा रही हूँ ताकि भूल ना जाओ। हेक्सामाइन कोबाल्ट 3। अब देखो यहाँ पर ये अमोनिया तो न्यूट्रल है, अमोनिया पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो ये कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी, +3, ओके। नाउ अब आ जाओ इधर, अगर कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट +3 है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d7 4s2, ठीक है। नॉर्मल कोबाल्ट का होता है 3d7 4s2। अगर मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, +3 का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इसे रिमूव अपने लॉस किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, 4s से रिमूव करना है, ठीक है। फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव करना है, थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, 3d से, ठीक है। थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा 3d से, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा कोबाल्ट +3 का, 3d6 4s0। 4s तो होगा ही नहीं, तो आप 4s को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। 4s0 का मतलब 4s है ही नहीं, 4s को इंक्लूड ही नहीं करना, ओके। 3d6 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कोबाल्ट +3 का। अब कोबाल्ट +3 को ड्रॉ करो ऑर्बिटल की फॉर्म में। कैसे करेंगे, d6 पे कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 5 कर लिए ना, पहले सिंगल फिल कर दी, फिर छठी यहाँ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है। तो 3d6 में इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद कौन सी आती है, 3d के बाद आती है 4s, इसकी खाली है ना, और 4p भी इसके पास एम्प्टी है। 4s एंड 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d में इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब जैसे अगर अमोनिया को बॉन्डिंग करनी है, अमोनिया अगर 6 अमोनिया यहाँ पर लगेंगे, कॉम्प्लेक्स में 6 अमोनिया शो कर रखे है ना, 6 अमोनिया होने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, 6 अमोनिया के लिए 6 आपको वैकेंट ऑर्बिटल देनी पड़ेगी। अमोनिया क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है
तो ये जो बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अमोनिया जो है NH3 होता है ना, याद हो अमोनिया में अगर आपने पी ब्लॉक में भी पढ़ा था, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, है ना। तो नाइट्रोजन ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से जाते हैं कोबाल्ट के पास, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ से जाएंगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा? जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की तरफ से आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तभी नाम है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा अमोनिया कोबाल्ट के साथ। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अमोनिया से आने हैं तो मतलब कोबाल्ट के पास अभी 6 वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी तो 6 अमोनिया अटैच हो पाएंगे, है ना। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 6 अगर अमोनिया आने हैं तो 6 आपको 6 आपकी वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। बट राइट नाउ व्हाट कैन आई सी, यहाँ पर 4 वैकेंट ऑर्बिटल दिख रही है मुझे, है ना। 1 2 3 है ना, 4। अब क्या करूँ, 6 कैसे हो सकता है? अब ये हो सकता है कि ये क्या करेगा, जो कोबाल्ट में के जो 3D के इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयर हो जाएंगे। पेयर मतलब ये इसमें चला जाएगा, सपोज करो ये चला जाएगा इस वाले ऑर्बिटल में, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इसमें। ओके, हो गया शिफ्ट। क्या बन जाएगा देखो शिफ्टिंग के बाद, अगर ये शिफ्टिंग क्यों हो रही है? सो दैट अमोनिया के लिए वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाए। अरे ऐसे समझो, पहले यहाँ पर 4 लोग अकेला अकेला एक रूम में ऑक्यूपाई करके बैठे थे, अभी हमें पता चला है कि घर में गेस्ट आने हैं, ठीक है। 6 और जो गेस्ट आने हैं उनके लिए 6 रूम चाहिए खाली, 6 रूम खाली चाहिए। 4 रूम आपके पास अवेलेबल हैं, आपको 2 रूम और खाली करने हैं, तो आप क्या करोगे? आप एडजस्ट कर लोगे ना, ये बंदा यहाँ शिफ्ट हो सकता है इस रूम में और ये बंदा यहाँ शिफ्ट हो सकता है ना। तो हमने ऐसे एडजस्ट कर लिया सो दैट कि गेस्ट आके अपना रह ले। ओके, तो 5 ये यहाँ पर हो गया, 3D6 यहाँ पे फर्स्ट 3 में एडजस्ट हो गए। अब 2D क्या होगी? खाली होगी। उसके बाद 4S है और उसके बाद क्या है? 4P है। ओके, अब देखो अब क्या है, अब कोबाल्ट के पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 6 अमोनिया इसमें आकर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और कोबाल्ट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दिखा रखा है 3D ये अलग किए है ना, 3 अलग क्यों करी? क्योंकि ये कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन है। और ये देखो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हैं फ्रॉम 6 अमोनिया से, ठीक है, क्योंकि एक अमोनिया एक पेयर लेके आ रहा है, तो 6 अमोनिया 6 पेयर लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 पेयर आ गए। अब देखो डी कौन सी यूज हुई है? n-1 डी यूज हुई है ना। इसका तो क्या है 4s है, इसका 4p है। डी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक कम है, 3d है ना, तो ये कौन सी हुई है हाइब्रिडेशन? 2 डी यूज हुई है, एक s और एक p, तो ये d2sp3 है, ना कि sp3d2। sp3d2 कब होती? अगर d कौन सी यूज होती? 4 वाली, 4d यूज होता तो sp3d2 होता। बट यहाँ पर 3d यूज हुई है, जो कि s और p का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे एक कम वाली है। ये थर्ड शेल की d है, ये फोर्थ शेल की s और p है, तो इसलिए पहले हम d लिखेंगे, क्योंकि पहले शेल वाला पहले लिखते हैं, बाद वाली शेल वाला बाद में लिखते हैं। तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ठीक है। ओके, ये हमने उस डायग्राम से जो टेबल ऊपर पढ़ा था उससे हमें पता चला है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और पढ़नी है हमने, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसी कंसेप्ट में है इनर और आउटर। इनर कब होता है? देखो जब आपका मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम इनर ऑर्बिटल यूज करता है, इनर डी ऑर्बिटल यूज करता है कंपाउंड बनाने के लिए, तब उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल, और उसे लो स्पिन भी कहा जाता है। लो स्पिन का भी बताऊंगी कैसे, ठीक है। अगर वो आउटर डी ऑर्बिटल यूज करता है अपनी, तो उसे हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने बताया था, देखो ये जो थर्ड शेल है ना, एस और पी किसके हैं? फोर्थ शेल के हैं, है ना। अगर तुम एटम का स्ट्रक्चर तुम्हें ध्यान हो, पहले क्या होती है? फर्स्ट शेल, बीच में न्यूक्लियस है, अभी डराना, बीच में न्यूक्लियस है, पहले फर्स्ट शेल है, फिर दूसरी शेल है, फिर तीसरी शेल होती है। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में है, ठीक है। मेरे से तो इतने अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रही इस लैपटॉप पे, तो तुम थोड़ा सा समझ आना, अगर ड्राइंग में प्रॉब्लम है तो इसको एडजस्ट कर लेना। ये आपकी फोर्थ शेल होगी, ठीक है, बाहर की तरफ। ओके, अब जो S और P है वो तो 4 के हैं, है ना, इस वाली शेल के हैं S और P, 4S 4P, है ना। तो और D कौन सी है? D है थर्ड शेल की, 3D यूज कर रहे हैं ना हम,
तो 3d का मतलब क्या है, वो थर्ड शेल की डी ऑर्बिटल है 3d, तो उसने इनर डी ऑर्बिटल यूज करी है ना, डी कहाँ है 3d का है, इसके अंदर वाली तरफ है ना, तो इनर डी यूज की है, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर उसकी डी कौन सी हो, आउटर हो, आउटर ऑर्बिटल वाली, सॉरी आउटर कौन सी होगी 4d, ठीक है। अगर वो 3d यूज नहीं कर रहा सेंट्रल मैटर एटम, 4d यूज कर रहा है अपनी 4d, लेट्स मी शो यू, 4d यहीं पर ही होगी, 4 शेल में ही होगी, 4s 4p 4d, ठीक है। अगर वो अपनी बाहर वाली शेल में जो डी ऑर्बिटल है, फोर्थ शेल में जो डी ऑर्बिटल है उसको यूज कर रहा है, तब हम उस कॉम्प्लेक्स को बोल देते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पूरा नहीं लिख रही, टाइम लग जाएगा, ओके। तो इनर और आउटर समझ में आ गया। अगर 3d यूज करी, 3d मतलब अगर s और p से एक कम है, d का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एक कम है, -1 है, n-1d है, ns है और np है, तब तो इनर है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर d का सेम है, जो s का है वो जो p का है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर d का है, तब उस हम कॉम्प्लेक्स को कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओके। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो इनर होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, आई है जी, ठीक है, वो लो स्पिन होते हैं, लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब क्या जी, लो स्पिन मतलब उनकी स्पिन वैल्यू कम है। स्पिन का देखो कैसे देखते हैं, जैसे आपने कोबाल्ट का देखा था आपने अभी, है ना, कोबाल्ट ने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया था, है ना, उसने अपनी क्या किया था, इनर डी ऑर्बिटल यूज करी थी, अगर याद हो, उसने अपनी इनर डी ऑर्बिटल यूज करी थी। कोबाल्ट NH3 पॉजिटिव में आपने देखा था अभी कि उसने अपनी इनर, ये में से बड़ा बन गया तो समझ आना P है, ओके। तो उसने क्या किया था, अपने 6 इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट 3 में एकोमोडेट कर लिया था, सो दैट की 6 अमोनिया क्या करें, आके बॉन्ड बना सकें। 6 वैकेंट ऑर्बिटल उसने अरेंज करी और जो इधर इलेक्ट्रॉन थे उनको इधर शिफ्ट कर लिया था, है ना। अब देखो इनके अगर हम स्पिन निकालें, स्पिन कैसे निकालते हैं, अगर ये एक ऐसे शो किया मैंने और एक ऐसे शो किया, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू +½ है, इसकी वैल्यू अगर +½ है, +½ इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है, ठीक है, पढ़ा भी होगा 11th में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी -½ -½ समझ में आ गए। और आप इसको वैसे रिज्यूम कर सकते हो, कैसे, अगर इसकी वैल्यू -½ है, इसमें से कोई वो नहीं है कि अगर अपवर्ड एरो है तो +½ होगा, ये डाउनवर्ड एरो होगा तो माइनस होगा, बट अगर अपवर्ड है आप इसको प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, ठीक है। अगर अपवर्ड माइनस है तो डाउनवर्ड क्या होगा, डाउनवर्ड प्लस होगा, मतलब अपोजिट साइन होगा, ठीक है, दोनों का, ओके। तो कैसे भी आप अज्यूम कर लो, बात एक ही है, ओके। अगर यहाँ पर 2 अपोजिट स्पिन है, एक का +½ है, एक का -½ है, तो नेट स्पिन क्या हो गया, 0। सिमिलरली यहाँ पर भी नेट स्पिन क्या हो गया, 0, और यहाँ पर भी नेट स्पिन क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसकी स्पिन 0 हो गई, है ना। अगर यहाँ पे पेयरिंग ना होती, सपोज करो अगर ये पेयरिंग ना होती, अच्छा ये वो वाला है, अगर पेयरिंग ना होती तो क्या होता, कोबाल्ट अगर जैसे पेयर ना करता तो इलेक्ट्रॉन कैसे थे भाई, इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 थे ना, 6 इसको थोड़ा सा सही लिखते हैं, ठीक है, ऐसे थे इलेक्ट्रॉन बिफोर अमोनिया के साथ फॉर्मेशन होने से पहले, ठीक है, बिफोर फॉर्मेशन, ठीक है, ओके। यहाँ पर पहले 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज थे, बट जैसे अमोनिया आता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, उसने क्या कर लिया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर लिया और इधर ये 2 ऑर्बिटल उसने वैकेंट कर दी, सो दैट कि अमोनिया बॉन्ड बना सके। यहाँ पर आप देखो इसकी स्पिन अगर ये इसने से इधर शिफ्ट करता है तो जो नेट स्पिन आती है इलेक्ट्रॉन्स की वो 0 आ रही है ना, इस केस में, कोबाल्ट के केस में। बट अगर ऐसे शिफ्ट ना करता है इलेक्ट्रॉन को, ऐसे ही रहते हैं अगर ये, तो कितना होता है, देखो इसकी कितनी होती स्पिन, मान लो प्लस, अगर मैं इसको +½ ले रही हूँ, इस वाले को मैं +½ ले रही हूँ, इसको मैं -½ ले रही हूँ, ठीक है, इसकी 0 हो जाएगी, प्लस एंड माइनस 0, ओके। ये +½ है तो इसकी वैल्यू देखो, इसको 1 है तो +½ 1 इलेक्ट्रॉन है तो +½ 2 होंगे तो क्या करेंगे, 2 × +½ कर देना है, ठीक है,
ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसको भी क्या बोलूंगी, प्लस हाफ है ये। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी प्लस हाफ है और नेक्स्ट वाला भी प्लस हाफ है। तो कितने प्लस हाफ है, 1 2 3 4, 4 प्लस हाफ है। तो 4 इंटू नेक्स्ट स्पिन निकालने के लिए 4 इंटू प्लस हाफ, क्या वैल्यू आ गई जी, वैल्यू आ गई इसकी +2। अगर आप इसको सोल्व करें तो आपको पता चल जाएगा, वैल्यू आ गई +2। +2 इसकी स्पिन आई है। अगर ये अमोनिया के साथ पेयर ना करता तो कोबाल्ट +3 की स्पिन कितनी थी, +2 थी। बट जैसे उसने कंपाउंड फॉर्मेशन में गया, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में गया अमोनिया के साथ, तो वैल्यू होगी 0। तो उसकी स्पिन क्या हुई है, कम हुई है ना, +2 से 0 हो गई ना, कम हुई। दैट इज वाई जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें बीबीटी ने लो स्पिन कहा है। ठीक है, बीबीटी के अकॉर्डिंग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, लो स्पिन है, और आउटर ऑर्बिटल क्या होंगे, हाई स्पिन होंगे। आउटर ऑर्बिटल का भी मैं एग्जांपल करती हूँ, रुक जाओ। जैसे क्वेश्चन है कोबाल्ट F6 नेगेटिव, ठीक है, कोबाल्ट F6 नेगेटिव, लेट मी शो यू। नया ही जैम बोर्ड क्रिएट कर देती हूँ, आई थिंक इसमें तो मुझे जैम बोर्ड वेट जस्ट, क्वेश्चन था कोबाल्ट F6 नेगेटिव, ठीक है, कोबाल्ट F6 और चार्ज है 3 नेगेटिव। ओके ओके, अब देखो इसमें क्या होगा, कोबाल्ट अब एक ओवरऑल चार्ज 3 नेगेटिव है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन 6 है। अगर मैं इसका नामकरण करूं तो अभी पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 6 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन पर चार्ज कितना होता है, -1। कोबाल्ट पे मान लो X है, एक फ्लोरीन पर -1 है, तो 6 पे कितना हो गया, -6। ओवरऑल कितना चार्ज है, -3। X - 6 इक्वल टू -3। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ X, वैल्यू ऑफ X विल बी +3। तो X की वैल्यू है +3, मतलब कोबाल्ट की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक है, नाम कैसे करूंगे इसका, अगर नाम करना है तो देखो एक ही तरह का लाइगेंड है, कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है। हेक्साफ्लोरिडिडो, देखो फ्लोराइड होता है ना जिसमें आइड होता है लास्ट में, आइड, उसको ईडो कर देना है। ठीक है, फ्लोरिडो, हेक्साफ्लोरिडो, कोबाल्ट टेट, क्योंकि ये 8 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था तो मैंने बताया था मेटल के एंड में सफिक्स लगाना है 8, कोबाल्ट था तो कोबाल्ट टेट। और रोमन में क्या लिखोगे, ब्रैकेट में, रोमन में आप लिखोगे पैरेंथेसिस में 3, क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर है +3। ठीक है, तो आपने रोमन में लिख देना है ऐसे करके 1 2 3, ओके ऐसे कर देना। ठीक है, 3 कर देना है। तो अभी मुझे ये पता चल गया कोबाल्ट F6 में कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो लेट्स सी ये इनर और आउटर, उन्होंने कहा बीबीटी कहते हैं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बीबीटी ने क्या बोला कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो कैसे बनेगा देखो, कोबाल्ट +3 फिर से कैसा होगा भाई, सेम वैसा होगा। ठीक है, 4s मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ी स्पेस मुझे कम दिख रही है, तो ऑल्दो ये सेम लेवल पे है मैंने इसको थोड़ा सा नीचे लिख दिया भाई, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4d। ठीक है, 3d, 4s, 4d and 4d। ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3। ओके, तो 3d कितना था, 3d 6 होगा उसमें, क्योंकि +3 में है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट +3 मतलब 3d 6। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया था।
तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी की जब फ्लोरीन इसके साथ आके अटैच होता है तो ये अपनी 3D यूज नहीं करता, ये अपनी कौन सी यूज करेगा, नेक्स्ट लेवल वाली यूज करेगा, 4s यूज करेगा, 4p यूज करेगा और 4d यूज करेगा। मतलब जो 6 फ्लोरीन आएंगे है ना, 6 फ्लोरीन आके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना, एक यहाँ पे दे देगा है ना, और एक यहाँ पे और 5th यहाँ पे देगा और 6 फ्लोरीन यहाँ पर देगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो ये जो मैं इलेक्ट्रॉन लिख रही हूँ ना, ये फ्लोरीन की तरफ से आए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ये चीज देखो 4s 4p 4d, तो यहाँ पे जो d ऑर्बिटल यूज हुई है ना जी, जो d ऑर्बिटल यूज हुई है वो कौन सी है, वो हायर वाली है ना, वो हायर वाली है। मतलब जिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का s एंड p है उसी ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाली d है, ये सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बिलोंग करेंगे, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, अब इसको हाई स्पिन क्यों बोला, क्योंकि अगर आप इसको पिछले वाले से कंपेयर करो जहां पर हमने लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाया था, तो इसकी स्पिन कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी ना। जब इसने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया था तब इसकी स्पिन 0 आ रही है। अगर आप इसकी अब स्पिन निकालो, सॉरी, अगर आप इसकी अब स्पिन निकालो, जब इसने आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया तब इसकी स्पिन कितनी आएगी, 4 इलेक्ट्रॉन है ना अनपेड, तो 4 इंटू प्लस हाफ, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू प्लस हाफ आपकी हो जाएगी +2। ठीक है, आपकी क्या हो जाएगी स्पिन हो जाएगी +2। तो ज्यादा किसकी है, जब इसने आउटर ऑर्बिटल का बनाया तो इसकी ज्यादा है, दैट इज वाई इसको हम हाई स्पिन बोलेंगे। तो याद रखना इनर ऑर्बिटल वाले होते हैं लो स्पिन और आउटर ऑर्बिटल वाले होते हैं हाई स्पिन। ओके, अब बीबीटी, अब आप सोच रहे हैं कि इसने क्यों नहीं पेयरिंग कराई 3D में जैसे पिछले कॉम्प्लेक्स में हुई है, तो बीबीटी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, इसको सीएफटी ने एक्सप्लेन किया है। बीबीटी की लिमिटेशन भी है कि बीबीटी ये नहीं बता पाती कि क्यों कोई मेटल एटम इनर बनाता है और क्यों वही मेटल एटम किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो ये बीबीटी की लिमिटेशन है, जबकि सीएफटी इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगी। जब आप सीएफटी पढ़ोगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों यहाँ पर आउटर बना है और अमोनिया वाले केस में क्यों इनर बना है। ठीक है, ओके, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट चीज पर। तो इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आ गए हैं। यहाँ पर बाकी सब एग्जांपल है इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के, तो आपको एक बार इसको गो थ्रू होना है, इनसे देखना है कि कैसे कौन कौन इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, अभी एक और चीज हमने करनी है यहाँ पर, एक हमने देखना कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायामैग्नेटिक है। जनरली जब भी कंपाउंड हम बनाएंगे तो आपने देखना है कि कौन पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है कौन डायामैग्नेटिक है। देखो पैरामैग्नेटिक कैसे देखोगे आप, पैरा और डाया देखना अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेस पे। ठीक है, अगर किसी मेटल एटम में, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल एटम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड मतलब जैसे, एक मिनट, ये जो इलेक्ट्रॉन ना अकेले पड़े हैं, ये अकेले हैं, ये कौन से हैं, ये अनपेड है, ये चारों इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं। ये जो दो हैं जिनकी पेयरिंग होगी अपोजिट स्पिन वाले, इनको हम बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पेयर्ड, जिनकी पेयरिंग हो रखी है, जोड़ा। ठीक है, ओके, उनकी शादी हो गई है भाई। ये बाकी जो अनपेड हैं ये आपके सिंगल हैं, इनकी शादी नहीं है, बैचलर हैं। ओके, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर किसी मेटल के पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एटलीस्ट अगर वन भी है, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है, अगर वन है या वन से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो होता है वो आपको कॉम्प्लेक्स होता है पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरा लिख रहे हो सिर्फ, मैग्नेटिक समझ जाना। बट अगर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब सबकी शादी हो गई है, कोई भी बैचलर नहीं है, सबकी शादी हो गई है, कोई भी बैचलर नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हम, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो आपने जैसे कि आप अभी देखो, दो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जैसे इस वाले में देखो, इसमें जब ये कॉम्प्लेक्स बना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, तो आपने देखा कि डी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स है आपका पैरामैग्नेटिक, पी है, पैरामैग्नेटिक है। वेयर एज जब इसने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया था, याद हो, तब इसके सारे जो कंपाउंड, जो सारे इलेक्ट्रॉन थे, जब इसने पेयरिंग करा दी, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड हो गए हैं, तो ये एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं बचा है, सभी पेयरिंग में है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो जाएगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। तो जनरली इनर कैसे होते हैं, डाया होते हैं, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये चीज आपको
ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में यही देखना है आपने। ओके, और एक आता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैं बता देती हूँ मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, फिर भी किसी भी कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पर तो नहीं दिया है इसने, चलो जब आएगा तो बता दूंगी। अभी इसके बीबीटी ने नहीं बताया तो मैं बीबीटी में नहीं बताऊंगी। तो अभी लिमिटेशन देख लेते हैं बीबीटी की क्या क्या लिमिटेशन है। पहली बात तो इसने बहुत सारी अजम्पशन पे काम चल रहा है ना, कि कभी कभी अज्यूम कर रहा है ये इनर बना रहा है, कभी खुद से अज्यूम कर रहा है कि आउटर बनाएगा, ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। और इसने कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दी है मैग्नेटिक डाटा की, कि कैसे किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है, उसके लिए कोई प्रॉपर फॉर्मूला ये सब कुछ नहीं दिया है। और इसने ये भी नहीं बताया है, जनरली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, उनका कोई ना कोई कुछ ना कुछ कलर होता है, तो क्यों वो कलर्ड होते हैं वो बीबीटी नहीं बता पाई है। ओके, ना ही इसने थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करी है। थर्मोडायनामिक मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस टेम्परेचर पे कौन सा कंपाउंड कितना स्टेबल होगा। काइनेटिक स्टेबिलिटी मतलब अगर वो रिएक्शन में जाता है तो कब वो स्टेबल होगा, कब वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। ओके, और इसने ये भी नहीं बताया है कि जो इसने प्रेडिक्शन करी है ना टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स की, इसने बताया था ना sp3 पे टेट्राहेड्रल है और dsp2 पे स्क्वायर प्लेनर है, तो उसके बारे में नहीं बताया कि क्यों dsp2 स्क्वायर प्लेनर है, क्यों sp3 टेट्राहेड्रल है। और इसने ये भी नहीं बताया हमको कि जो लाइगेंड्स हैं वो उनमें सारे लाइगेंड्स सेम तरह के नहीं होते, कुछ लाइगेंड्स वीक होते हैं, ठीक है, कुछ लाइगेंड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, सबकी सेम टेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। तो कौन वीक होगा कौन स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर वीक होंगे या स्ट्रॉन्ग होंगे, इस चीज के बारे में बीबीटी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, तो ये लिमिटेशन है बीबीटी की। ओके, तो बीबीटी की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए कौन आता है, CFTI, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो बीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर पाई, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जो मेटल लाइगेंड का बॉन्ड है ना, वो उसने प्योरली बोल दिया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है बिटवीन मेटल आयन एंड लाइगेंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन समझते ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो है जो मेटल और आयन लाइगेंड की जो बॉन्डिंग है उसको उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के तौर पर देखा है। उसके बाद उसने ये बोला है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी मेटल एटम की, जब वो मेटल एटम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, आइसोलेटेड मतलब वो अकेला हो, और गैसियस मतलब उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो गैस में हो, ठीक है। अगर कोई मेटल एटम आइसोलेटेड है, अकेला है और गैसियस स्टेट में है, तो उसकी जो पांचों की पांच डी ऑर्बिटल होती हैं वो डीजनरेट होती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजनरेट? डीजनरेट मतलब जिनकी एनर्जी सेम हो, जो वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी इक्वल हो, सेम एनर्जी की हो, उन्हें हम डीजनरेट बोल देते हैं, ठीक है। ओके, तो जो डीजनरेसी होती है वो मेंटेन रहती है जब तक कोई लाइगेंड उस मेटल से इंटरेक्ट करने नहीं आता। जब कोई लाइगेंड मॉलिक्यूल या एटम या आयन मेटल एटम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आता है, तो वो जो मेटल की जो पांचों की डी ऑर्बिटल की जो डीजनरेसी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब उस टाइम हम ये नहीं कह सकते कि तब पांचों के पांच जो डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम रहेगी, तब ऐसा नहीं होता। कुछ डी ऑर्बिटल्स होती हैं जिनकी एनर्जी कम हो जाती है पहले से, और कुछ की पहले से ज्यादा हो जाती है। वो थोड़ा मैं भी एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, अभी मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, ठीक है। ओके, दूसरी चीज क्या है, अब यहाँ पर देखो उन्होंने ये बात बोला कि जैसे कि कोई ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ऑक्टाहेड्रल मतलब दिखाती हूँ ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है। सपोज करो ये मेटल एटम है, तो ऑक्टाहेड्रल शेप क्या होगी, अगर एक लाइगेंड यहाँ लगा हो, एक लाइगेंड यहाँ लगा हो, L L L L, ओके, ये आपके जो है चार लाइगेंड ऐसे लगे हैं, और ये चार लाइगेंड समझ तो ये एक प्लेन में है। मतलब मान लो अगर आप एक पेपर पास करो तो चारों प्लेन एक प्लेन में, चारों जो लाइगेंड है वो एक प्लेन में आएंगे, ठीक है, जस्ट लाइक इन वन प्लेन। ओके, चार लाइगेंड ऐसे अटैच है एक प्लेन में, एक लाइगेंड इससे ऊपर की तरफ है, ऊपर अपवर्ड, ठीक है, प्लेन से ऊपर, जैसे अगर ये पेपर है तो पेपर के ऊपर की तरफ है, और एक लाइगेंड इससे नीचे की तरफ है, ये है डाउनवर्ड में। ओके, तो 6 लाइगेंड ऐसे अटैच होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है।
अब कहते हैं जब मेटल, मान लो कोई ऑक्टाहेड्रल इसमें है कोई कोऑर्डिनेशन मेटल एटम जो आना चाहती है, लाइगेंड 6 लाइगेंड अप्रोच कर रहे हैं मेटल को, तब क्या होता है, अगर डीजेनरेसी की बात करूं मैं, मान लो इससे पहले जो 5 p ऑर्बिटल्स है, सपोज करो वो एक ही एनर्जी लेवल पे है ना, जब मैंने ऐसे लिखा ना, इनको सेम जगह शो किया, तो मतलब ये क्या है, डीजेनरेट है। 1 3 4 5 सॉरी, ये 5d ऑर्बिटल्स क्या है, सेम एनर्जी लेवल पे है। अब देखो 5d में कौन कौन सी होती है, 5d ऑर्बिटल कौन कौन सी है आपको मैं बता दूं, dxy, dyz और dzx। उसके बाद होते हैं दो कौन सी है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक और होती है dz स्क्वायर, dz स्क्वायर, दो ही होती है, ठीक है। 3 ये हैं, 2 ये हैं। ये मैंने अलग अलग क्यों लिखी है, एक्चुअली ये जो ऑर्बिटल होती है ना 2, इनके जो लोब्स होते हैं, इन ऑर्बिटल्स की जो लोब्स हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, अलोंग द एक्सिस होंगे, ठीक है। मतलब इसका एक्स पे भी होगा, वाई पे भी लोब होगा, इसका जेड एक्सिस के अलोंग लोब होगा, ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस इनके लोब होते हैं, ठीक है। बट इनके एक्स वाई या वाई जेड बोला है, तो इनके जो लोब्स होते हैं मेटल ऑर्बिटल के, वो एक्सिस के अलोंग नहीं होते, वो बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। जैसे कि ये है ना, अगर मैं कहूँ ना कि अगर ये एक्स है, एक मिनट, अगर मैंने बोला ये जेड है और ये वाई है, ठीक है, ये वाई है, ये जेड है, और मान लो मैंने इसको एक्स बोल दिया, क्लियर। तो डी वाई जेड क्या होगा, डी वाई जेड, डी वाई जेड देखो कैसा होगा, वाई और जेड प्लेन ये है ना, इसको वाई को इधर एक्सटेंड करो और जेड को ऐसे एक्सटेंड करो पीछे माइनस जेड की तरफ, तो ये लोग होंगे वाई जेड प्लेन में। आई होप सो कि आपको प्लेन देखना आता हो, बिकॉज आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, मैथमेटिक्स भी पढ़ते हो, तो आपको प्लेन तो आते होंगे, होप सो। तो ये जो देखो, ये एक्सिस के अलोंग नहीं है, इसका लोब कहाँ है, इन एक्सिस के बीच में है, बीच में है देखो, ठीक है। बट जो ऐसी सिमिलरली आपकी डी एक्स वाई होगी, ऐसी सिमिलरली आपकी डी जेड एक्स होगी, ठीक है। तो अगर वाई जेड है तो वाई जेड प्लेन में होंगे, और बट इन बिटवीन द एक्सिस होंगे, ओके। तो ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इनके जो लॉब्स होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ठीक है, इन बिटवीन द एक्सिस, नॉट अलोंग द एक्सिस, ठीक है। बट डी एक्स स्क्वायर और माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है उनके अलोंग द एक्सिस होंगे। इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ अभी आपको, कि मैं क्यों बता रही हूँ कि ये एक्सिस के अलोंग है, ये एक्सिस के अलोंग क्यों नहीं है। एक्चुअली जो लाइगेंड की अप्रोच होती है ना, लाइगेंड जो मेटल को अप्रोच करता है वो एक्सिस के अलोंग ही अप्रोच करता है। एक्सिस के अलोंग मतलब या तो वो अलोंग दी प्लस जेड आएगा, अलोंग दी माइनस जेड आएगा, या तो अलोंग दी प्लस वाई आएगा, या फिर अलोंग दी माइनस वाई आएगा, या फिर वो अलोंग दी प्लस एक्स आएगा, या फिर अलोंग दी माइनस एक्स आएगा। वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करता है, ठीक है। समझ में आ गया, लाइगेंड आपका अप्रोच करेगा एक्सिस के अलोंग, 6 एक्सिस है, 6 एक्सिस के अलोंग वो अप्रोच कर सकता है। इससे क्या होगा, देखो लाइगेंड जो मॉलिक्यूल होता है जनरली आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। और इन ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, मेटल के ऑर्बिटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अगर यहाँ पर पहले इस ऑर्बिटल, यहाँ पर से ये है, ये तो डी वाई जेड है, सपोज करो मैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाती हूँ, ठीक है। मान लो ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। लोब्स हैं एक्सिस के अलोंग। अगर देखो इस ये मेटल ऑर्बिटल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है। अगर लाइगेंड आई इधर से रहा, एक्सिस के अलोंग से आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है लाइगेंड एल नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा बाबू, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर कोई वाई से आया तो यहाँ पर इससे रिपेल होगा, है ना, और लाइगेंड तो आएगा ही एक्सिस से, तो मतलब जो ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग है वो रिपल्शन फील करेंगे लाइगेंड के आने पर, ठीक है। लाइगेंड के आने पर वो ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, रिपल्शन फील करेंगे। रिपल्शन से क्या होता है जी, अगर कोई मेटल ऑर्बिटल या कोई भी सिस्टम रिपल्शन फील करता है, इसका मतलब है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। रिपल्शन डिस्टेबिलिटी लेके आती है, स्टेबिलिटी नहीं लाती, ठीक है। डिस्टेबलाइज होने का मतलब ये है कि उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जिस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होती है वही डिस्टेबल होता है। स्टेबल कौन सा होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है।
इसका मतलब ये है कि ये जो 5 d ऑर्बिटल मैंने बनाई थी, अगर मैं यहाँ पे बना दूं 5 d ऑर्बिटल, ये आपकी 2 सेट में स्प्लिट हो जाती है, 2 सेट में स्प्लिट हो जाएंगी। कौन कौन सा सेट है? फर्स्ट आपका हो जाएगा ऊपर की तरफ, कौन जाएगा? एनर्जी ऊपर की तरफ किसकी होगी भाई? जो डिस्टेबिलिटी हुई है जिसमें, है ना, इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। ये जो सेंटर में डॉटेड लाइन लगा रही है उसको बोलते हैं बैरी सेंटर। ये जो 2 ऑर्बिटल ऊपर जाएंगी और नीचे इस तरफ इतनी नीचे यहाँ पर 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। 5 d ऑर्बिटल थी ना, 5 थी, यहाँ पे फिर से बनानी पड़ेगी। तो बनाने का ही बड़ा पंगा है, इसमें ना लिखा नहीं जाता अच्छे से मुझसे ना। लिखना क्या है इसमें, तो आपको टच से काम कर रही हूँ, टच से लिख रही हूँ, पेन वैन तो चलता नहीं। ओके, अब ये 3 ऑर्बिटल कौन कौन सी हैं? ये वो है जिनके लॉब्स इन बिटवीन द एक्सिस है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और तीसरी है डी जेड एक्स, ठीक है। ऊपर कौन जाएगी? जिनके ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हुई है, मतलब जिन्होंने रिपल्शन फील करी है, जिनके लॉब्स अलोंग द एक्सिस थे, जिसमें है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दूसरी कौन सी है? डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्योंकि यहाँ पर लाइगेंड के आने पर है क्या हुई है, 5 d ऑर्बिटल जो पहले सेम एनर्जी की थी, एक लेवल पे रखने का मतलब क्या है? पांचों की एनर्जी सेम थी, डी जनरेट थी, जिसे मैंने कहा है पांचों की पांच, वो 2 सेट में स्प्लिट हो जाती हैं, जिसमें इन बिटवीन द एक्सिस जिनके लोब से उनकी एनर्जी तो कम हो जाती है, वेयर एज जिनकी लोब्स अलोंग द एक्सिस थे, जो कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर है, उनकी एनर्जी जो है वो पहले से ज्यादा हो जाती है, इसलिए हमने उसको ऊपर शो किया है, ठीक है। ओके, तो ये होता है अक्सर, ये होता है जब ये सीएफटी कोडिंग, जब लाइगेंड मेटल को अप्रोच करता है, ठीक है। और एक चीज और बताना भूल गई इसमें आपको, ये जो है इसको बोलते हैं हम ईजी, इस सेट को हम बोलते हैं, इसका नाम है, ये जो डबली 2 ऑर्बिटल गई है ना, इस सेट को बोलेंगे ईजी, इसको बोलते हैं हम T2G। ये टर्म सिंबल होते हैं, ये आपको भी समझ में नहीं आएंगे कि T2G का क्या मतलब है और EG का क्या मतलब है, ये टर्म सिंबल होते हैं, ये हायर क्लासेस में आप शो पढ़ोगे, ठीक है। ओके, T2G एंड EG। अब देखो सेम दिखा दिया इन्होंने, 5 d ऑर्बिटल्स हैं जो इसको बैरी सेंटर बोलते हैं, मैंने बोला था ना जो डॉटेड लाइन है ये बैरी सेंटर है। ओके, अगर मैं कहूँ इस पूरी ये जो बीच में इनके दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज डेल ओ है, डेल ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। डेल ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कितनी, दोनों के बीच में कितना एनर्जी डिफरेंस है, अगर ये पूरा डेल ओ है तो ऊपर कितना होगा, इस बैरी सेंटर से ऊपर का जो होगा एनर्जी डिफरेंस दैट विल बी 3/5 डेल ओ, मतलब ये पूरा एरो दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी है 3/5 डेल ओ, और नीचे कितना कम गया होगा, ये कितनी लोअर हुई इनकी एनर्जी 2/5 डेल ओ, समझे। अगर ऐसे समझ लो, मैं ऐसे एग्जांपल देने के हिसाब से समझाती हूँ आपको, अगर मैंने बोला कि ऊपर वाले का है 3/5 डेल ओ और नीचे वाले का क्या है 2/5, अब साइन का भी ध्यान रखना है जी, जिसकी एनर्जी कम हुई है उसका साइन क्या आएगा, माइनस कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो नीचे गया है ना तो माइनस डेल करना है, इसकी साइन ऊपर गया है, इसकी एनर्जी ऊपर गई तो इसको प्लस करना है, ठीक है। डेल ओ क्या है, डेल ओ कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस है, ये पूरा एनर्जी डिफरेंस को हम डेल ओ बोलते हैं, जो कि बताता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। अगर मैं कहूँ डेल ओ की वैल्यू है, सपोज करो डेल ओ की वैल्यू है 100, डेल ओ की वैल्यू है 100, है ना, तो ऊपर कितनी गई होंगी ऑर्बिटल, कितने मतलब कितनी एनर्जी से ऊपर गई होंगी, तो आप क्या करोगे प्लस 3/5 क्या करोगे डेल ओ जो कि 100 है कर दिया, 100 × 100 किया, कितना आया जी, ये आ गया मेरे ख्याल से प्लस 60, अगर आप इसको सोल्व करो तो ये वैल्यू है प्लस 60, मतलब प्लस 60 ऊपर गई है और एनर्जी 60 अबव गई है, इसका क्या होगा माइनस 2/5 करोगे 100 का कितना आ जाएगा 40 आएगा, तो 60 अगर 100 जूल एनर्जी इनके बीच का डिफरेंस है तो 60 जूल इनकी बढ़ गई है ऊपर वाले की और 40 जूल नीचे वाले की डिक्रीज कर गई है, ठीक है। तो T2G 40 जूल नीचे गया है एनर्जी T2G का, और EG का 60 जूल अप गया है, ठीक है। ओके, तो ये इसका मतलब होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रही हूँ। तो ये मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है,
बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू सो मच।